जैन बच्चों, इसमें आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 13th चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के हम लोग अभ्यास प्रश्नों का आज अध्ययन कर रहे हैं, यानी एक्सरसाइज क्वेश्चंस देख रहे हैं। आप सभी लोग बुक खोलें और क्वेश्चंस को देखें। हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और पहले देखें सब ऑप्शनल क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को देखा जाए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। मतलब अगर कोई चालक तार है और उस चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखें, हम आपको बता दें, ये इसका जो डी ऑप्शन आप देख रहे हैं, डी ऑप्शन, अब सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा। जो सही ऑप्शन है हम आपको बता रहे हैं। डी ऑप्शन में चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। मतलब तार बीच में होता है और इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र, यानी ऊपर की तरफ भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ होता है और नीचे के तरफ भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का डी ऑप्शन एक सही ऑप्शन है। आप सभी लोग बुक खोल करके देखेंगे तभी समझ में आएगा, बुक नहीं खुली होगी तो नहीं समझ में आएगा। इसके बाद हम आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना, यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कब होती है? तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में हमने आपको बताया था कि चुंबक और कुंडली के सापेक्ष गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता था और फिर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता था, जिसके कारण प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती थी। इस घटना को ही हम लोग वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा करते थे। तो यहाँ पर आप देखें, जो सी ऑप्शन देख रहे हैं, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही विकल्प है वो सी विकल्प सही है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति है वो जनित्र है। जनित्र के द्वारा, क्योंकि एक गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा का मापन करते हैं, मीटर से भी विद्युत धारा का मापन करते हैं और मीटर तो स्केल होता है। तो ये जो है, इसका जो ए क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है। इसको आप अपने माइंड में रखे रहिएगा और सब तैयार कीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखें क्या दिया हुआ है। किसी एसी जनित्र का मतलब अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, तथा डीसी जनित्र यानी डिस्ट करंट या डायरेक्ट करंट जनरेटर। तो आपसे पूछा जा रहा है में मूलभूत अंतर ये है। तो जानते हैं क्या होता है? एसी जनित्र में सर्पी वलय होता है, जबकि डीसी जनित्र में
दिक् परिवर्तक होता है। यही दोनों में मूलभूत अंतर होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो डी ऑप्शन है, यह डी ऑप्शन ही एक सही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते चलिए और अच्छी तरह से इसको आप तैयार करिए। लघु पठन में, जिसको ओवरलोडिंग कहते हैं, ओवरलोडिंग हो जाता है। ओवरलोडिंग होने से तार जो होता है गल जाता है। तो लघु पठन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, जब लघु पठन होता है तो विद्युत धारा का मान अचानक बहुत तेज हो जाता है। एक ही तार में बहुत ज़्यादा वोल्टेज फ्लो होने लगता है। तो इसलिए इसका जो सी ऑप्शन होगा ये सही ऑप्शन है कि विद्युत बहुत अधिक बढ़ जाता है। विद्युत धारा का जो मान है यह बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रकथनों में से कौन सा सही है और कौन गलत है, इसे प्रकथन के सामने अंकित कीजिए। तो एक चीज़ बता दें, बुक पे तो कुछ नहीं लिखा जाता है, आप बुक पे ना लिखिएगा, कहीं अन्यत्र कॉपी पर लिख लीजिएगा। देखिए क्या है, पहला आपको बताना है कि इसमें से कौन सही है और कौन गलत है, यही आपसे पूछा जा रहा है। निम्नलिखित प्रकथनों में से कौन सही तथा कौन गलत है, प्रकथन के सामने यानी कथन के सामने अंकित कीजिए। देखिए ए पार्ट में क्या दिया गया है, विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो देखते हैं ये पहला जो ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि वैद्युत मोटर जो है वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और यहाँ उल्टा दिया हुआ है कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऐसा नहीं होता है, यानी पहला ऑप्शन गलत ऑप्शन है। अब डी में देखिए, विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये तो सही बात है ना, वैद्युत जनित्र जो होता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, आपको बताया गया था। तो ये बी ऑप्शन जो है आपका सही है। और इसके बाद हम आते हैं सी ऑप्शन पर। किसी लंबी वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी रेखाएं होता है। कोई भी लंबी वृत्ताकार धारावाही कुंडली होगी ना, तो उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। और जब चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होंगी वो समांतर होंगी। यानी ये ऑप्शन जो दिया हुआ है यह एक सही ऑप्शन है। अब इसके बाद हम आते हैं डी पर। हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युन्मय तार होता है। तो ऐसा तो नहीं होता है, ये तार अलग अलग होते हैं। हम आपको वायरिंग, घरेलू वायरिंग में हम आपको बताए थे। तो इसका मतलब कि डी ऑप्शन जो है यह एक गलत ऑप्शन है। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखें ये सभी जुबानी क्वेश्चन से। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा जा रहा है, देखिए, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के 2 तरीकों की सूची बनाइए। चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न करेंगे? तो देखिए, एक तो चुंबक के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, और चुंबक भी जो होते हैं वो 2 प्रकार का होता है। एक क्षण चुंबक होता है और दूसरा जो होता है नाल चुंबक होता है। ये आप पढ़े हैं। तो अब देखें, पहला तो ये सिस्टम है
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का। और दूसरा जो सिस्टम है वो ये हो सकता है कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, या कोई वृत्ताकार कुंडली हो, उस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के दो तरीके थे, इन दोनों तरीकों को हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कहा जा रहा है, परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है। अंदर हम जब आपको बता रहे थे थियरी तो वहां बताए थे, लेकिन चलिए फिर बता देंगे। क्या आप किसी छड़ चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि ये परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करता, हम कैसे कर सकते हैं। तो हमने आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया था। हमने आपको बताया था परिनालिका के बारे में कि यह तांबे के विद्युत रोधी तारों को किसी कुचालक पदार्थ के ऊपर या बेलनाकार कुचालक पदार्थ के ऊपर तारों को जब ढेर सारे फेरे बना दिए जाते हैं तो ये जो आकृति होती है ये परिनालिका होती है। और परिनालिका की विशेषता ये होती है कि इसका व्यास जो होता है इसकी लंबाई की तुलना में बहुत ही कम होता है। तो ये परिनालिका होती है। और देखिए अगर ये परिनालिका है, परिनालिका ऐसे रखी हुई है या लटकाई गई है, तो जब इस परिनालिका में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है तो ये परिनालिका किसी भी दिशा में ठहर सकती है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है यह परिनालिका उत्तर दक्षिण दिशा में आकर के ठहर जाती है। तो चूंकि चुंबक भी उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चूंकि ये चुंबक भी उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है और जब धारावाही परिनालिका में यानी जब परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह परिनालिका भी उत्तर दक्षिण दिशा में आकर के ठहरती है। इसका मतलब ये हुआ कि धारावाही परिनालिका भी चुंबक की तरह कार्य करती है। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि आपके पास धारावाही परिनालिका है। देखिए सपोज कीजिए ये धारावाही परिनालिका है और फिर आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास एक चुंबक है। एक धारावाही परिनालिका है और एक चुंबक है, तो कैसे आप बताएंगे कि धारावाही परिनालिका का कौन उत्तरी ध्रुव है और कौन दक्षिणी ध्रुव है? तो इसके लिए देखें सबसे पहले तो हम आपको बता दें चुंबक है। चुंबक पे एक तरफ साउथ पोल और दूसरे तरफ नॉर्थ पोल लिखा होता है। बाय द वे अगर नहीं लिखा हुआ है तो हम करते क्या हैं कि चुंबक को किसी पतले धागे से बांध करके लटका देते हैं। जब पतले धागे से बांध करके लटका देते हैं तो इसका एक सिरा उत्तर के तरफ आ जाता है, दूसरा सिरा दक्षिण के तरफ आ जाता है। तो जो इसका उत्तर के तरफ आता है वो उत्तरी ध्रुव होता है और जो दक्षिण के तरफ आता है वो दक्षिणी ध्रुव होता है। तो ये तो हमको पता चल गया कि जो चुंबक है, चुंबक पे अगर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो हम जांच करके पता कर लिए कि चुंबक में किधर की तरफ उत्तरी ध्रुव है और किधर की तरफ दक्षिणी ध्रुव है। अब देखिए आपको ये भी पता है कि चुंबक के विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव अगर पास पास आते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अगर समान ध्रुव एक दूसरे के पास आते हैं, विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और सजातीय ध्रुव जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सपोज कीजिए ये चुंबक हमारे पास है, चुंबक का ये उत्तरी ध्रुव है और कुंडली को हम इसके समीप लाते हैं। तो अगर इसके समीप लाते हैं और इसके बीच प्रतिकर्षण का बल लग रहा है, प्रतिकर्षण का बल का मतलब ये धीरे धीरे दूर जा रही है कुंडली,
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका इधर के तरफ उत्तरी ध्रुव है तो इसका भी इधर के तरफ उत्तरी ध्रुव होगा, क्योंकि प्रतिकर्षण हो रहा है। तो जब प्रतिकर्षण होता है तो सजातीय ध्रुव होता है, आकर्षण होता है तो विजातीय ध्रुव होता है। तो इस प्रकार चुंबक की सहायता से हम पता कर सकते हैं कि कुंडली में किधर उत्तरी ध्रुव है और किधर की तरफ दक्षिणी ध्रुव है। क्लियर हो गया आप लोगों को ना? चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखें क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा जा रहा है, इसको देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल अधिकतम कब होता है? अच्छा एक चीज देखें, चूंकि आपके कोर्स में केवल इसका थियरी थी, डेरिवेशन नहीं था। जानते हैं क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई धारावाही चालक हो तो धारावाही चालक पर लगने वाला जो बल होता है उस बल को वैज्ञानिक लॉरेंज ने बताया था, और इस बल को हम कहते हैं लॉरेंज बल। लॉरेंज बल F = होता है IBL sin थीटा होता है। तो देखें, आपको मालूम है कि साइन का जो अधिकतम मान होता है वो 1 होता है। साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, और 1 तब होता है जब थीटा = 90 डिग्री होता है। यानी साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। सॉरी, साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है। तो थीटा जो है ये 90 अंश बतलाता है लंबवत। इसका मतलब ये हुआ कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल अधिकतम तब होगा जब धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाला जो कोण है वो 90 अंश का हो, यानी दोनों परस्पर लंब हो। इसको आप याद रखे रहिएगा। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है। मान लीजिए आप किसी चैम्बर में अपनी पीठ को किसी एक दीवार से लगाकर बैठे हुए हैं। आपसे यह कहा जा रहा है कि मान लीजिए कोई चैम्बर का मतलब कोई कमरा है, और चैम्बर उसको कहते हैं जो चारों तरफ से बंद होता है, केबिन, जिसको केबिन कहते हैं या चैम्बर कहते हैं। चैम्बर का मतलब कक्ष होता है, कमरा होता है। मान लीजिए आप किसी चैम्बर में अपनी पीठ को किसी एक दीवार से लगा करके बैठे हैं। कोई इलेक्ट्रॉन पुंज आपके पीछे की दीवार से सामने वाली दीवार की ओर क्षैतिजतः गमन करते हुए किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आपके दाईं ओर विक्षेपित हो रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि आप बैठे हुए हैं और कोई शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है। शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के वजह से इलेक्ट्रॉन जो है दाईं ओर विक्षेपित होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? हम आपको बता दें कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अंगूठे का नियम या बाएं हाथ के हथेली का नियम आप लगावें तो इससे पता चलेगा कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ होगी। इसको आपको याद करना पड़ेगा, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के हथेली का नियम भी अच्छी तरह से आपको याद करना पड़ेगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा जा रहा है विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए। तो ये सब हम आपको खींच करके और विधिवत इसका कार्यविधि और सिद्धांत हम आपको बता चुके हैं, वीडियो में अंदर पड़ा हुआ है और आपको लिखवाए भी हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। कुछ ऐसी युक्तियों के नाम लिखिए जिसमें विद्युत मोटर उपयोग किए जाते हैं। कुछ ऐसी युक्ति का नाम बता दीजिए
जिसमें वैद्युत मोटर प्रयोग किया जाता है। तो फैन हुआ, फैन में विद्युत मोटर का उपयोग होता है, कूलर में होता है, कंप्यूटर में होता है, फ्रिज में होता है। स्पष्ट बोलिए तो समझ में आवे। तो ये सब जितने भी उपकरण हैं, इन सभी उपकरणों में विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। ढेर सारे उपकरण हैं, आप ऐसे उपकरणों को लिख सकते हैं। अब इसकी बात देखें, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या आपसे पूछा जा रहा है? कोई विद्युत रोधी तांबे के तार, ध्यान दीजिएगा, कोई विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली किसी गैल्वेनोमीटर से संयोजित की गई है। क्या होगा यदि कोई क्षण चुंबक कुंडली में ढकेला जाएगा? तो जब क्षण चुंबक को कुंडली में ढकेला जाएगा तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होगी, और चुंबकीय फ्लक्स के मान में वृद्धि होगी तो प्रवाहित होने वाली जो धारा होगी, धारा का मान बढ़ जाएगा। सेकंड में कहा जा रहा है कुंडली के भीतर से बाहर खींचा जा रहा है। तो जब बाहर खींचा जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या घट जाएगी, जिससे प्रवाहित होने वाली जो धारा होगी, धारा का मान घट जाएगा। और फिर कहा जा रहा है थर्ड में कुंडली के भीतर स्थिर रखा जाता है। तो आपने देखा था फैराडे का प्रयोग, और फैराडे के प्रयोग में आपने देखा था कि कुंडली और चुंबक के बीच जब सापेक्ष गति होती थी तब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता था और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता था। अगर कुंडली में केवल चुंबक रख दिया जाएगा तो इसके मान में यानी परिपथ कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 13 रहा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18 रह जा रहे हैं। इनको हम आपको कल के वीडियो में बता देंगे, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, और इसके बाद ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम लोग फिजिक्स का भी रिवीजन करेंगे। जिस तरह से मैथ का रिवीजन चल रहा है उसी तरह से फिजिक्स का रिवीजन चलेगा। और आप सभी लोग समझ गए हैं अच्छी तरह से? तो हमें उम्मीद है कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं आप सभी लोग भी अच्छी तरह से इन सभी क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।